प्रिय भाग प्रथम की समस्त छात्रों का को नमस्कार। आज हम शुक्र के दंड के बारे में विचार पढ़ेंगे। शुक्र के अनुसार दम को दंड कहते हैं। राजा दंड का नियंत्रक होता है, अतः उसे भी दंडधारी कहते हैं। तो दंड का अर्थ क्या है? दंड के 6 अर्थ हैं। पहली बात आती है, पहला जो अर्थ है वो है राज्य के दुष्टों को दमन करने की शक्ति। दूसरा है शक्ति राजा के अधीन, दंड राजा है। तीसरी सेना, दंड को सेना भी कहते हैं। चौथा युद्ध। पांचवा धर्म व्यवस्था या न्याय। छठा अपराधियों को दी जाने वाली सजा। अब अपराधी को दंड जो है वो 4 प्रकार से दिया जा सकता है। कैसे? वाग्दंड, दिग्दंड, अर्ध, शारीरिक या वध। जिस प्रकार से हम कहते हैं वाग्दंड, पहले चेतावनी देना, समझाना। दिग्दंड, धमकाना। अर्थ, उसको आर्थिक रूप से उसको शुल्क लगाना या उस पर फाइन लगाना। फिर है शरीर या वध, यानी उसको शारीरिक दंड देना। तो ये तो है दंड की व्यवस्था। अब आता है हम न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। तो शुक्र के अनुसार शुक्र ने 6 प्रकार के न्यायालय की बात की है। पहला सभा, दूसरा अध्यक्ष न्यायालय, तीसरा सभ्य न्यायालय, चौथा गण न्यायालय, पांचवा श्रेणी न्यायालय और छठा कुल न्यायालय। तो इस प्रकार 6 न्यायालय हैं: सभा, अध्यक्ष, सभ्य, गण, श्रेणी और कुल। तो क्षेत्राधिकार की दृष्टि से सभा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है तथा कुल न्यायालय सबसे नीचे का निम्न न्यायालय है। तो कुल न्यायालय से सभा तक अपील या पुनः सुनवाई की व्यवस्था की है। शुक्र ने कहा है कि नीचे से कुल न्यायालय से लेकर और सभा तक अपील की जा सकती है अपने न्याय के खिलाफ। तो अब हम सबसे पहले न्यायालय की बातों करते हैं। तो हम सबसे पहला न्यायालय देखते हैं सभा, जिसको कि आज हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। तो सभा ये क्या है, ये क्या काम करेगा? ये है सांसारिक विवादों का निपटारा करता है। न्यायिक कार्य के 10 साधन होते हैं, जिसमें राजा, अधिकारी या प्राण विभाग, सभ्य, स्मृति, लेखपाल, लेखक, स्वर्ण, अग्नि, जल, राजपुरुष, ये 10 साधन होते हैं कोई भी जो न्यायिक कार्य करते हैं। तो हम इसके अंतर्गत देखते हैं तो 10 हैं, यानी राजा, अधिकारी, फिर न्याय, सभ्य, स्मृति, लेखपाल, लेखक, स्वर्ण, अग्नि, जल, राजपुरुष। इन सब का एक न्यायिक कार्य में अधिक कार्य होता है। तो हम सबसे पहले इसके अंतर्गत देखते हैं राजा। सभा के अंतर्गत सबसे मुख्य अधिकारी कौन होता है? राजा। तो सभा का सभापतित्व कौन करता है? राजा करता है। तो ये तो है राजा, जो कि सभा का सभापतित्व होता है। फिर आता है दूसरा अधिकारी। 10 साधन है तो उसके अंतर्गत पहला गया हो गया राजा। दूसरा है अधिकारी। अधिकारी कौन है? जो सभ्य की मदद करता है। अधिकारी और सभ्य ये क्या करते हैं? ये दोनों आपस में अपनी मदद से ये निर्णय लेते हैं। अधिकारी जो है वो सभ्य की मदद से कार्य करता है। तो सभ्य कौन है? जो ये सभा के सदस्य होते हैं, जिन्हें हम सभ्य कहते हैं। इनकी संख्या 3, 5, 7 हो सकती है। जैसे हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 9 होती है, किसी में 26 होती है, कहीं 15 होती है। तो ये अलग अलग होती है। तो इसी प्रकार यहाँ सभा के जो सदस्य हैं उनको क्या कहेंगे? सभ्य। और उनकी संख्या आवश्यकता के अनुसार 3, 5, 7 भी रखी जाती है। ये जो सदस्य होते हैं वो कौन होंगे? वो होंगे वेद, धर्म शास्त्र व लोक शास्त्र के विद्वान होंगे। और सभ्य सभी जातियों और वर्ण के होंगे। तो सभी जातियों को स्थान देकर न्याय व्यवस्था को उदार और संतुलित बनाया जाएगा। तो इस प्रकार शुक्र ने इसमें सभी जातियों को, वर्णों का, इन वेदों का, इनका ज्ञान रखने वाले लोगों को रखा है, जिससे कि न्याय में क्या होगा? संतुलन होगा। ये तो हो गया सभ्य। फिर आता है स्मृति। चौथा जो साधन है वो क्या है? स्मृति। स्मृति क्या है? स्मृतियों में जो मंत्र है, तप है, दान है आदि के धर्मशास्त्रीय नियम जो हैं वो बताते हैं। फिर आता है लेखपाल।
लेखपाल जिसको कि आज हम बात करते हैं, जो एक लिखित रूप में जो करता है, तो ये लेखपाल होता है जो विवाद से संबंधित धन की गणना करता है कि भाई जो उसको सजा दी गई है आर्थिक रूप से, तो उसकी गणना करता है कि वह अपराध के हिसाब से कितनी उसको धन देना है या आर्थिक रूप से उसको दंड दिया जाएगा। फिर आता है लेखक। लेखक होता है जो न्याय कार्य की समस्त कार्यवाही को लिखता है, यानी लिखित रूप से उसके जो भी कानून बनाए गए, जो सुनवाई हुई है, उसके सभी का वो रिटर्न रूप से देता है। फिर आता है अग्नि और जल, अग्नि और स्वर्ण। अग्नि और स्वर्ण क्या होता है, ये क्या होता है, ये शपथ लेने के लिए होता है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि जब भी सुनवाई होती है तो गीता पर हाथ रख के कहते हैं वो मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा। तो इसी प्रकार पहले जो शुक्र ने बताया कि अग्नि या स्वर्ण को, क्योंकि ये बिल्कुल पवित्र होती हैं, तो इन पर हाथ रखकर वो शपथ लेता है कि जो भी कहेगा वो सही कहेगा। फिर आता है जल। जल का मतलब होता है जो अशांत होता है, क्योंकि जब न्यायिक सुनवाई होती है, न्यायिक क्रिया होती है, तो उस समय जो वहाँ पर मौजूद होते हैं सदस्य, वो क्या होते हैं, अशांत होते हैं, व्याकुल होते हैं। तो प्यासे जो साक्षी हैं उनको शांति के लिए क्या होता है, जल दिया जाता है, यानी पानी पीने के लिए। क्योंकि जब हम व्याकुल होते हैं या हमें घबराहट होती है तो हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं, तो इसलिए जल होना चाहिए। फिर आता है लास्ट जो इसका साधन है वो है राजपुरुष। राजपुरुष कौन सा है, जो व्यवस्था बनाए रखने के लिए और आदेशों को लागू करने के लिए होता है। जैसे बुलाते हैं ना कि भाई ये हाजिर हो, तो ये कौन कहलाता है, राजपुरुष कहलाता है। तो ये तो हमने देखा इसकी इनके कितने साधन होते हैं। अब इसकी सुनवाई कैसे होती है, इसने भी शुक्र ने भी मनु की भांति इसकी सुनवाई की बातें की है। व्यवहार या मुकदमा के 4 भाग होते हैं। एक होता है पूर्व पक्ष, दूसरा होता है प्रतिपक्ष, तीसरा क्रिया और चौथा होता है निर्णय। तो ये 4 भाग होते हैं इस प्रकार। तो पूर्व पक्ष कौन होता है, जो लिखित प्रार्थना पत्र देता है, जो अपील करता है, याचिका दायर करता है, उसको हम कहते हैं पूर्व पक्ष। तो अब हम देखते हैं, ये तो होता है जो पूर्व पक्ष होता है, और ये न्यायालय स्वीकार या अस्वीकार भी कर सकता है उसकी याचिका को। फिर आता है प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष होता है जो कि जिसके खिलाफ उसने लिख के दिया है उसको संबंध के द्वारा बुलाया जाता है, न्यायालय बुलाता है। ये मौखिक या लिखित रूप से जानकारी दिया जाती है। फिर आता है क्रिया। क्रिया क्या होती है, जो सुनवाई होती है। पूर्व पक्ष हो गया वादी और प्रतिपक्ष हो गया प्रतिवादी, और फिर होती क्रिया जो सुनवाई। दोनों जो पक्ष और विपक्ष हैं वो अपने अपने प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अब ये प्रमाण 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो मानुष होता है और दूसरा होता है दिव्य। और मनुष्य भी 3 प्रकार का होता है, एक होता है लिखित, भोग और साक्षी। मानुष कितने प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं, लिखित, भोग और साक्षी। अब जो निर्णय ये लिखित होता है, जो कि लिख के दिया जाता है कि भाई मैंने ये जो भी बयान दिए गए हैं, और भोग होता है जिसने उसको काफ़ी लंबे समय तक उसको भोग किया हो, यानी उसका उपयोग कर रहा हो, किसी की संपत्ति का उपयोग कर रहा हो काफ़ी लंबे समय से, तो वो भी हो सकता है। साक्षी होता है जिसने कि वो घटना घटित होते हुए देखा है। तो ये तो है मानुष प्रमाण। फिर आता है दिव्य। दिव्य प्रमाण जो होते हैं वो क्या होता है कि जो कि एक हम उसको कहते हैं कि वो अंगारों पे चलकर उसको देता है, या वो कोई आकाशवाणी होती है, तो ये सब क्या है उसमें दिव्य प्रमाण में आता है। तो ये तो हमने देखे इसके प्रमाण जो प्रस्तुत करते हैं। फिर आता है निर्णय। क्योंकि 4 भाग हैं, तो पूर्व पक्ष हो गया, प्रतिपक्ष हो गया, क्रिया हो गया, और होता है निर्णय। निर्णय जो है ये 6 प्रकार से लिए जाते हैं। 6 प्रकार से लेते हैं। एक तो प्रमाण के आधार पर लिए जाते हैं। तो दूसरा जो निर्णय लिया जाता है वो हेतु या युक्ति, कि किस कारण से क्या हुआ, उसके क्यों किया गया, तो उसका इस वजह से भी उसका निर्णय लिया जाता है। फिर आता है सदाचार, सदाचार के आधार पर। चौथा आता है शपथ या दिव्य, जो दिव्य अगर आकाशवाणी हुई है, दिव्य प्रमाण है, तो उसके आधार पर भी निर्णय लिया जाता है। फिर आता है राज्य की आज्ञा, राज्य क्या आज्ञा देता है, राज्य क्या डिसीजन लेता है उसके ऊपर। फिर है वादी की सहमति, कि अगर वादी और प्रतिवादी में दोनों में सहमति हो जाती है, उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये तो 6 प्रकार हैं जिसके आधार पर वो निर्णय लिया जाता है न्यायिक प्रक्रिया में। अब आता है व्यवहार में जो है विजेता को जयपत्र दिया जाता है, जिसके पक्ष में निर्णय दिया जाता है उसको जयपत्र दिया जाता है। जयपत्र में मुकदमे का संक्षिप्त और यथार्थ विवरण दिया जाता है, और उसमें वादी और प्रतिवादी के तर्क और निर्णय
जैसे कि आजकल होता है, हम सभी देखते हैं कि जब भी कोई न्यायालय में कोई केस चलता है तो उसकी पूरी लिखित रूप से पूरा होता है, वादी प्रतिवादी, और उसमें क्या निर्णय लिया गया, क्या घटना घटित हुई, क्या साक्षी थे, क्या गवाह थे, वो सारा होता है। तो इसी प्रकार इसको न्यायपत्र कहा जाता है शुक्र नीति में। अब आता है शुक्र नीति सार में न्यायिक विवरण क्या है। इसमें बात बताई है शुक्र ने कि निम्न से उच्च न्यायालय में अपील और जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन भी होगा। और दूसरा आता है कि इसमें जो दिया है शुक्र ने वो है न्यायिक कार्यवाही में जो आह्वान पत्र यानी सम्मन, प्रतिभूत यानी जमानत तथा आसेद यानी डिटेंशन या प्रतिबंध भी दिए गए हैं। यानी इसमें जो आज की बात होती है जिसको संबंध के द्वारा बुलाया जाता है या जमानत है, तो ये सब चीज़ें जो हैं उसमें शुक्र ने भी वर्णन दिया है इसका। फिर आता है तीसरा, प्रतिवादी को अपना नियोगी यानी वकील प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। वादी को तो है ही, लेकिन प्रतिवादी को भी अपना वकील नियुक्त करने का अधिकार होता है। तो ये तो हमने आज देखे दंड और न्यायिक व्यवस्था। धन्यवाद।